हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ये वीडियो इंडिया से या फिर गल्फ़ की किसी भी कंट्री से, यूएई से, कतर से, ओमान से, सऊदी से, कहीं से भी अगर आप लोग देख रहे हो और अगर आप लोग की ड्रीम डेस्टिनेशन यूरोप है, अगर आप लोग अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो या फिर अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स के पर्पज़ से यूरोप आकर के सेटल होना चाहते हो, यहाँ का डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो, यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हो और यहाँ तक आने का रास्ता अगर आपको जानना है बिल्कुल लीगल तरीके से, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि बहुत ही धमाकेदार जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग इसको पूरी अच्छे तरीके से समझ सको और बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग इजीली यहाँ पे आ सको। जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ उसे आप लोग अच्छे से समझना और उसके बाद आप लोग उसे अप्लाई करना खुद पे अगर आप लोग आना चाहते हो। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें मैं 3-4 चीज़ों को जो है यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। पहली चीज़ वो ये है, मैं बैठ जाता हूँ पहले, उसके बाद आपको आराम से मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बहुत से लोग जो यूरोप आना चाहते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए। अब डॉक्यूमेंट कोई हलवा तो है नहीं कि आप लोग आए और एक दिन में आपको डॉक्यूमेंट मिल गया। और पहली प्रॉब्लम आती है कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने बोला कि ठीक है इन्फॉर्मेशन सारी एक तरफ, लेकिन आए कैसे पहले वो तो बताओ। तो एक एक करके सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज़, यूरोप में अगर आप लोग डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ कोई एक कंट्री देती है, हर कंट्री डॉक्यूमेंट देती है, लेकिन सबका कुछ अलग क्राइटेरिया है, अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, इमिग्रेशन लॉ है, तो उनको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने का जो सबसे आसान तरीका है वो है टूरिस्ट वीज़ा। आसान इन द सेंस, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और अगर आप लोग यूरोप आना चाहते हो तो आप लोग इजीली आ सकते हो। ये हो गई पहली चीज़। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो टूरिस्ट वीज़ा मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लोगों के तो 2-2 बार 3-3 बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपके पास इंडिया में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हो, आप लोगों ने कभी भी ट्रैवल नहीं किया है और डायरेक्ट अगर आप लोग यूरोप आना चाहते हो, तो जाहिर सा बात है कि आपका जो वीज़ा है 90% जो है रिजेक्ट होगा। कुछ लोगों के फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा लगते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है, उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, उनका स्टेबल बिजनेस है और उनके पास रीज़न है कि अगर वो आएंगे तो वापस इंडिया जाएंगे। एम्बेसी इन सारी चीज़ों को, आपकी प्रोफाइल को चेक करती है एंड उसके बाद वो कोई डिसीजन पे पहुंचती है कि आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा या डिनाई किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी कंट्री आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे आसानी से देती है। सदियों से चला आ रहा है, यानी कि लंबे टाइम से, और अभी तक जो है पोर्चुगल में आज तक कोई रूल नहीं बदला है। कोई भी बंदा यहाँ पे आता है, मैंने पिछली वीडियो में इन सब सारी चीज़ों को बताया था कि पोर्चुगल कैसे आना है और आने के बाद किस तरह अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है। तो वो सारी चीज़ों को मैं फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप लोग जा करके देख लेना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगर वो वीडियो आप लोग देख रहे हो या देख चुके हो तो समझ सकते हो कि ये पार्ट 2 है। तो पहला पार्ट अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग अच्छे से समझ करके देखना और पसंद आए तो लाइक करना। और एक और चीज़ आप लोग चाहो तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं लगेगी। अभी आप लोग 1 सेकंड में ये काम कर सकते हो और आप में से काफ़ी लोग ये काम कर चुके होंगे। अब बताता हूँ मैं आपको कि पोर्चुगल आने के बाद यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 88, आर्टिकल 89, उनमें आप लोग अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे काम ढूंढते हो। मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल वीडियो मैंने बता दिया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग काम ढूंढते हो, कंटिन्यू काम करते हो, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उनको आप लोग टैक्स पे करते हो और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग टैक्स पे करने लगते हो, पोर्चुगल में आप लोग जो हो पहले दिन से लीगल हो, भले ही आप इलीगल आए हो या लीगल आए हो या किसी भी तरह से अगर आप पोर्चुगल की टेरिटरी में पहुंच गए हो, तो एक चीज़ की श्योरिटी है, अगर यहाँ पे आप काम करोगे और टैक्स पे करोगे तो आपको 200% यहाँ की आईडी कार्ड मिलेगी। अगर आप यहाँ पे कोई क्राइम नहीं करते हो, कोई उनके लॉ के साथ खिलवाड़ नहीं करते हो, तो आपको 100% यहाँ की टीआरसी मिलेगी 1 से 1.5 साल के अंदर, जिसको टेम्प्रोरी रेजिडेंस परमिट बोला जाता है या फिर जिसको टेम्प्रोरी रेजिडेंस कार्ड भी बोला जाता है। टीआरसी बोल दो या टीआरपी बोल दो, दोनों सेम होती है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप पूरे शेंगन में फिर फ्रीली आराम से ट्रैवल कर सकते हो। सेटल नहीं हो सकते हो, लेकिन पूरे यूरोप में आप ट्रैवल कर सकते हो, अपनी होम कंट्री आप जा सकते हो, इंडिया जा सकते हो। लेकिन जब तक आपको कार्ड ना मिले आपको पोर्चुगल में रहना पड़ेगा। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं कुछ एजेंट के बहकावे में आके कि फ़ाइल लॉक करवा दी पोर्चुगल में, उसके बाद वो जर्मनी, फ्रांस या किसी भी कंट्री में जा करके वहाँ पे किसी इंडियन, पाकिस्तानी के पास या अपने रिलेटिव के पास इलीगली काम करने लगते हैं।
तो इसमें आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हो, जब तक आपकी फ़ाइल जो है प्रोसेस में है, पेंडिंग है पोर्चुगल में, तो ऐसे में आपको वहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलेगा। पोर्चुगल का इमिग्रेशन आपसे जवाब मांगेगा कि आप इलीगल हमारी कंट्री में आए या जैसे भी आए, हमने आपको अपनी कंट्री में रहने दिया, आपको यहाँ पे लीगल स्टेटस दिया, फिर भी आप दूसरी कंट्री में क्या कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि आप वहाँ के लॉ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके कार्ड को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जब तक कार्ड ना मिले 1-1.5 साल आप लोग स्ट्रगल करो, भले ही पैसा कम मिले। बहुत से लोग अपने घर से मंगवा के भी टैक्स भरते हैं, क्योंकि पोर्चुगल की गवर्नमेंट को भी पता है कि बेसिक सैलरी यहाँ पे 700-800 यूरो है। जो भी बंदा आया है डॉक्यूमेंट के लिए आया है, बाद में उसे भी नहीं रहना है, तो गवर्नमेंट जो है बदले में आपको कार्ड दे रही है, तो आपसे भी वो एक्सपेक्ट करती है कि कुछ मिले। तो इसी वजह से पोर्चुगल की गवर्नमेंट आपको रेजिडेंसी परमिट देती है, ताकि आप उनकी गवर्नमेंट को, उन्हें पता है कि बंदा यहाँ पे 1-1.5 साल रहेगा, तो वो अपने रहने के लिए भी पे करेगा, वो सिम कार्ड भी यूज़ करेगा, इंटरनेट यूज़ करेगा, पोर्चुगल की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका भी यूज़ करेगा, पोर्चुगल में वो रहेगा भी, रेंट भी पे करेगा, काम भी करेगा, टैक्स भी भरेगा। तब जा करके लास्ट में इन सब चीज़ों के बदले में आपको कार्ड दिया जाता है, फ्री में नहीं मिलता है। और अब आप अगर जर्मनी चले गए तो फिर पोर्चुगल की गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, वहाँ पे आप जाके अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, टैक्स ठीक है आप पोर्चुगल की गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, लेकिन जब गवर्नमेंट को ये पता है कि बंदा हमारे यहाँ रह ही नहीं रहा है, हमारी कंट्री को इससे फ़ायदा क्या है, तो वो सिर्फ टैक्स नहीं देखती है, वो सारी चीज़ें देखती है। आप तब तक उनकी कंट्री में स्टे करो, आप उनकी कंट्री के रिसोर्सेज यूज़ करो, तब जा करके आपको कार्ड मिलेगा। तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ, फाइल लॉक करवा दो और पोर्चुगल से कहीं दूसरी कंट्री में जा करके काम करने लगो। पहली बात, आप काम कर नहीं सकते हो, करोगे तो वो इलीगल होगा, और इस बीच अगर आपका कोई पैसा मार लेता है, आपको कोई सैलरी नहीं देता है, तो आप उसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाओगे, ना ही आप कोई कंप्लेन कर पाओगे, कहीं से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लीगल सिर्फ पोर्चुगल में हो, ना कि सिर्फ आप पूरे यूरोप में हो। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब यहाँ पे दूसरा तरीका आने का, ये टूरिस्ट वीज़ा की बात हो गई। अब दूसरा तरीका है यहाँ पे आने का, स्टडी वीज़ा। अगर आपकी उम्र 20 से लेकर के 24, 25, 26 साल तक है, और साथ में आपके इंडिया में एजुकेशन में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, पढ़ाई छोड़े हुए 1 से 2-3 साल हुआ है, और उस 1 से 3 साल में या 4 साल में आपने क्या किया है, इस चीज़ का अगर आपके पास क्लेरिफिकेशन है कि भाई मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस लेटर लेना पड़ेगा, ताकि आप प्रूव कर सको कि इन 2-3 सालों में आपने किया क्या है। और अब मेरे पास पैसे हैं, या मेरे पास अब रिसोर्सेज हैं कि मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकूं, तो अब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूं, इस वजह से मैं यूरोप आना चाहता हूं। तो जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में यूरोप की आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। और जो दूसरी चीज़ है, अगर आपका यहाँ पे MOI, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, अगर वो आपका इंग्लिश में है इंडिया में, तो IELTS नहीं मांगा जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में है, जैसे गुजराती में है या हिंदी में है या पंजाबी में है, तो आपको IELTS करना पड़ेगा। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिर तो लगेगा ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ IELTS देना पड़ेगा, जो एक इंग्लिश से एग्ज़ाम होता है, TOEFL है, IELTS है, इस तरह का एग्ज़ाम। और बहुत सी यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी 5 बैंड मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 6 बैंड मांगती हैं। बैंड का मतलब यहाँ पे मैं ईजी लैंग्वेज में नंबर से समझा देता हूँ, 10 में से आपके मिनिमम 6, 6.5 नंबर होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है कनाडा में है या US में है या फिर आयरलैंड में है, जो 5 और 5.5 बैंड को भी करती हैं, अप्रूवल दे देती हैं उन कैंडिडेट को जो आना चाहते हैं स्टडी के लिए। और उसके अलावा अब जैसे आप जर्मनी में आते हो, तो जर्मनी में स्टडी पे आना लोगों का एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, और यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको अब यहाँ पे जर्मनी में, इंडिया में ही रहते हुए एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी या जिससे भी आप एडमिशन करा रहे हो, किसी एजेंट के थ्रू या किसी मीडिएटर के थ्रू, वो आपका यहाँ पे जर्मनी में बैंक अकाउंट खुलाएगा। उसमें ऑलमोस्ट 8 से 10,000 यूरो डिपॉजिट करवाना पड़ता है। वो पैसा आप ही का है, लेकिन जर्मनी गवर्नमेंट बैंक स्टेटमेंट से ही सिर्फ सेटिस्फाई नहीं होती है। उनका मानना है कि बंदा अगर 2 साल की अपनी पढ़ाई करने आ रहा है और महीने के उसके एक्सपेंसेस यहाँ पे 800 यूरो हैं, तो उन्हीं में से 10,000 यूरो में से हर महीने आपको 800 यूरो, या अगर आपका खर्चा यहाँ पे 600 यूरो है या फिर 1000 यूरो है, तो वो आपको हर महीने वो उस अकाउंट से आपको पैसा देती रहेगी। पैसा आपका है, लेकिन ड्यूरेशन, जब तक आपकी एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है, उस टाइम पीरियड में वो पैसा आपके बैंक में रहेगा, आप ही के अपने यूज़ के लिए। उसके अलावा आप अगर पार्ट टाइम जॉब करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप में आप 16 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं, खैर वो बात की बात है, आने की बात।
आने के बाद की। तो जो 2 चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी, स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, ये 2 चीज़ें होंगी। लेकिन स्टडी वीज़ा में यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा है और आप अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने इंडिया से, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर यहाँ पे आप किसी अलग तरह के स्टडी करने आना चाहते हो तो उसका भी रीज़न देना पड़ेगा। और बहुत बार इंटरव्यू होता है कि भाई आप अपने स्ट्रीम क्यों चेंज कर रहे हो, तो उसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए कि भाई मैं पिछले 2-3 साल से अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद जिस फील्ड में मैं स्टडी करने आ रहा हूँ उसी फील्ड में मैं इंडिया में काम कर रहा था, तो मैं यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। मेरे पास नॉलेज तो है लेकिन डिग्री नहीं है, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ आपको उसी पर्टिकुलर कंट्री में क्यों आना है स्टडी के लिए। तो एक कवरिंग लेटर आपको बना करके देना होगा। तो आप लोग अगर स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टा आपको नज़र आ रहा है, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। और जो तीसरा तरीका है वो है वर्क परमिट। अब वर्क परमिट पे ये होता है, अब बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि सर आप नेदरलैंड का वर्क परमिट दे दोगे, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ या फिर मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो इस तरह के काम का वर्क परमिट ऐसा नहीं है कि मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने वहाँ से वर्क परमिट लिया और आपको डायरेक्टली मैंने भेज दिया और आप वीज़ा लगवा के आ गए। नहीं, यूरोप का एक रूल है जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। वो रूल ये है कि अगर यहाँ पे आप इस तरह के काम में आना चाहते हो तो यूरोपियन लॉ है पूरे यूरोप का, EU का, शेंगेन का, कि पहले वो ये तय करेंगे कि ये काम करने वाले उनकी अपनी कंट्री में हैं या नहीं है। मान लो कि नेदरलैंड में कोई वैकेंसी है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए 100 लोगों की ज़रूरत है, पहले वो नेदरलैंड में देखेगी, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा उनका ये है कि अगर वो किसी अपने लोकल बंदे को हायर करती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं उठाने पड़ेंगे, ना वीज़ा का खर्चा है, ना उसका अकोमोडेशन, ना ट्रांसपोर्टेशन, और कोई हेडेक नहीं है। और वो लोकल बंदा है, लैंग्वेज की भी कोई, जैसे नेदरलैंड में इंग्लिश चलती है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, तो उनको पता है कि ये बंदा लोकल है यहाँ का और यहाँ के तौर तरीके के हिसाब से काम कर सकता है। अब उसके बाद नंबर आता है, चलो मान लिया कि वो 100 बंदे उनको नेदरलैंड में नहीं मिले, फिर वो देखेंगे अपने नियर बाई की कंट्री में, जैसे जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, फ्रांस है। अब वो वहाँ से कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जितने भी यूरोपियन लोग हैं जिनका पासपोर्ट शेंगेन कंट्रीज़ का है, 27 में किसी भी एक कंट्री का, तो वो बंदे पूरे यूरोप में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। मैं सिटीज़न की बात कर रहा हूँ, ना कि जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी जो ओरिजिन के लोग होते हैं जिनके पास टेम्प्रोरी रेजिडेंस परमिट है, उस पर सिर्फ आप उसी कंट्री में काम कर सकते हो जहाँ का आपके पास रेजिडेंस परमिट है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, सिटीजनशिप में और टेम्प्रोरी रेजिडेंस परमिट में, और परमानेंट रेजिडेंस परमिट जिसको PR बोला जाता है। तो यहाँ पे खैर मैं PR की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो TRC के भी बात की बात है, तो उससे अभी यहाँ पे डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे फिर वो अपने आसपास की कंट्रीज़ में देखेंगी कि हमें 100 बंदे इन कंट्रीज़ से अगर मिल जाते हैं किसी हमारे पड़ोसी मुल्कों से, तो फिर वो उनको हायर करते हैं। ठीक है, अब अगर वहाँ पे भी उन्हें मान लो 50 लोग मिल गए, 50 लोग नहीं मिले, फिर वो देखेंगे रोमानिया जो अभी शेंगेन में नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन का फुल मेंबर है, आयरलैंड है या फिर UK है, तो और या फिर स्विट्ज़रलैंड है, तो इन सब कंट्रीज से वो बंदों को हायर करने की कोशिश करेंगी। अब अगर वहाँ पे भी उन्हें इस तरह के बंदे नहीं मिलते हैं, तब वो देखेंगे एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ। तब वो जो है आप लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, आपका वीज़ा लगवाएंगे, आपको वर्क परमिट देंगे और आप यहाँ पे आओगे। चाहे किसी भी तरह की जॉब हो, चाहे आप यहाँ पे भले ही वेटर के काम में किसी रेस्टोरेंट में आ रहे हो, प्रोसेस सबका सेम रहेगा। भले ही आप यहाँ पे एज ए इंजीनियर आ रहे हो, वेब डेवलपर आ रहे हो, या फिर आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए आ रहे हो, आप IT से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हो, तो सबका जो है वो चीज़ें सेम होती है। तभी आप लोग देखते हो बहुत बार कि बहुत से इंडियन को जो है यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। उसका रीज़न ये है कि उस फील्ड में काम करने वाला उन्हें यहाँ पे वो बंदा नहीं मिला, तभी वो इतना पैसा दे करके किसी इंडियन बंदे को या फिर अरेबिक को या फिर अफ्रीकन को, यूरोप के बाहर के बंदे को वो बुला रहे हैं, क्योंकि कुछ आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो यहाँ पे ना हो, तब एक अलग चीज़ है। वरना अगर आप इस तरह का ऑड जॉब करोगे तो उन्हें भी पता है कि यार अनपढ़ लोग तो यहाँ पे भी बहुत हैं, अनस्किल्ड वर्कर तो यहाँ पे भी बहुत है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो यूरोपियन है। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, वो यहाँ के सिटीज़न है। ये बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप इंडिया में अगर अपने सिटी में कोई भी बिज़नेस करते हो तो आप कोशिश करोगे कि पहले अपने किसी रिश्तेदार को आप अपने यहाँ काम पे रखो, या अपने पड़ोसी को रखो, या पड़ोसी भी नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट वो आपके मोहल्ले का हो, या फिर आप अपनी सिटी की तरफ देखोगे, या आप अपने पूरे फिर स्टेट की तरफ देखोगे। फाइनली जो है अगर आपको बंदे नहीं मिलेंगे, वर्कर नहीं मिलेंगे, तो आप अदर स्टेट की तरफ देखते हो कि हमें जो है चीप लेबर मिल जाए और हम उनको यहाँ पे बुला सकें।
ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से डायरेक्टली किसी को आपने अफ्रीका से बुला लिया काम करने के लिए, तो वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत से लोग जिनके कमेंट आते हैं कि हमें पोर्चुगल का वर्क परमिट दे दो, इटली का दे दो, माल्टा का दे दो, जर्मनी का दे दो, ऐसे वर्क परमिट नहीं बनता है, ना आपको ऐसे मिलेगा। तो वर्क परमिट जो है मैंने आपको बता दिया है उसका क्या तरीका होता है। या फिर जो तीसरा तरीका है, दूसरा तरीका वर्क परमिट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक्डइन पे जा करके या उसके अलावा जो भी जितने भी वेबसाइट्स हैं आप उन पे सर्च कर सकते हो कि आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप अपने रिज्यूम CV अपलोड कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो। और जब उनका रिस्पांस आता है इंटरव्यू के लिए तो आपका इंटरव्यू होगा। और उसके बाद जब वो आपको कंडीशनल लेटर दे देते हैं कि ठीक है हमारी ये कंडीशन है, आप अगर एग्री करते हो तो आप उनको सिग्नेचर करके फिर से रीसबमिशन कराना होता है। एंड देन वो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं, आपकी रिज्यूम को वेरीफाई करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। देन वो आपको वर्क परमिट देते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और फिर आप अपनी कंट्री में, उस एम्बेसी में पर्टिकुलर कंट्री की जा करके अपना वीज़ा अप्लाई करते हो और फिर आप यूरोप आते हो। तो ये तरीका है यूरोप आने का, जो लीगल तरीका है, जो बिल्कुल सही तरीका है। और उसके अलावा जो अभी सबसे आसान तरीका है, अगर आपको यूरोप आना है, उसमें आपको काम नहीं दिलवा पाऊंगा मैं, लेकिन लीगल तरीके से मैं आपको यूरोप में एंटर करवा दूंगा। काम की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये चीज़ मैं क्लियर बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को देख करके अगर ऐसे लोग मुझे मैसेज करेंगे कि या फिर मुझे ईमेल करने लगते हैं धड़ाधड़, ये मेरा रिज्यूम है, आप मुझे जॉब दिलवा दो, तो मैं जॉब यूरोप में उन्हें बिल्कुल नहीं दिलवा पाऊंगा। जो चीज़ है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको मैं लीगल तरीके से यूरोप पहुँचा सकता हूँ, बिल्कुल सही तरीके से, सही रास्ते से। मैं आपको यूक्रेन बुलाऊंगा, यूक्रेन जो कि एक वॉर जोन है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी अभी यूक्रेन में हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग रोड पे चल रहे हो और अचानक आप लोग मर जाते हो या फिर आप इंजर्ड हो जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वॉर चल रही है। यूक्रेन जो है मैं आपको बता देता हूँ यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है यूरोप की। मानी क्या जाती है ये एरिया वाइज। तो वॉर चल रही है जहाँ पे रशिया का बॉर्डर है वहाँ पे, या कुछ रीजन में चल रही है, पूरे यूक्रेन में वॉर नहीं हो रही है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, सब कुछ चालू है, वीज़ा भी मिल रहा है, तो मैं आपको, मेरी कंपनी है यूक्रेन में, मैं आपको स्पॉन्सर करके अपने बिहाफ पे यूक्रेन बुला सकता हूँ। और यूक्रेन में 3 से 4 दिन रहने के बाद अगर यूक्रेन से कोई भी यूरोप का वीज़ा अप्लाई करता है तो उसे 100% वीज़ा मिलता है। क्योंकि रीज़न ये है कि यूक्रेन के एयरपोर्ट बंद है। आप अगर आओगे भी तो आपको यहाँ पे मोल्डोवा से एंटर होना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन में एयरपोर्ट पिछले 2-2.5 साल से, जब से वॉर शुरू हुई है तब से यहाँ पे सारी फ़्लाइट जो हैं वो अभी ऑपरेट नहीं हो रही हैं, सारे एयरपोर्ट्स बंद हैं। तो ऐसे में आपको नियर बाय कंट्री मोल्डोवा आना पड़ेगा। मोल्डोवा का वीज़ा आराम से लगवा देता हूँ, आराम से मिल जाता है। आप मोल्डोवा आते हो, मोल्डोवा से आपको लैंड बॉर्डर के थ्रू बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस आप यूक्रेन आओगे। यूक्रेन आने के बाद 5-7 दिन रहने के बाद आपका शेंगेन का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई होगा। सारी चीज़ें मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अब जो सीरियस बंदा हो वो मुझे मैसेज कर लेना, टाइम पास वाले मत करना। एक्स्ट्रा आपको मेरा नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, आप यहाँ पे आ गए, 5-6 दिन आप रह लिए, उसके बाद जब आपका वीज़ा अप्लाई करूँगा तो उसमें बस हमें इतना सा रीज़न देना पड़ता है कि भाई आई वॉन्ट गो बैक टू माई होम कंट्री। मैं अपनी होम कंट्री फिर से जाना चाहता हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। यूक्रेन में आई एम नॉट फीलिंग सेफ़, मैं यहाँ पे सेफ़ फील बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये एक वॉर जोन है और EU का भी लॉ है कि अगर यूक्रेन में रहने वाला किसी भी कंट्री का, किसी भी ओरिजिन का कोई सिटीज़न अगर वीज़ा अप्लाई करता है तो उसे वो लोग 3 से लेकर के, यानी कि 72 घंटे से लेकर के 3 दिन से लेकर के 15 दिन का ट्रांजिट वीज़ा दे देते हैं। वो वीज़ा आपका पोलैंड का होगा या स्लोवाकिया का या हंगरी का। ट्रांजिट वीज़ा हमेशा उसी कंट्री का मिलता है जिस कंट्री का यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो इन 3 कंट्रीज़ का आपको जैसे ही वीज़ा मिल जाता है, 72 घंटे का भी अगर आपको वीज़ा मिलता है 3 दिन का, तो आप बाई ट्रेन पोलैंड, स्लोवाकिया या हंगरी चले जाते हो। और वहाँ पे जाने के बाद आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है उस टाइम पीरियड में आप पोर्चुगल पहुँच जाओ। और पोर्चुगल पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, और इस वीडियो में भी मैंने शुरू में बता दिया है, शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपने फाइल लॉक कराना है, काम ढूंढना है, काम करना है, टैक्स पे करना है। अब मैं आपकी थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ। अगर आपको गाड़ी चलाने आती है अच्छे तरीके से, अगर आप लोगों ने इंडिया में अच्छे से बड़ी सिटी में ड्राइविंग किया है, तो आप यहाँ पे कार चला सकते हो। यहाँ पे जैसे इंडिया में ओला चलती है, उबर चलती है, उबर इंटरनेशनल कंपनी है, वो यूरोप में भी है। उसके अलावा बोल्ट चलती है,
तो यहाँ पे आप लोग जो है इनमें टैक्सी का काम कर सकते हो, जिसमें सबसे अच्छा पैसा है पोर्चुगल में, और आपको किसी के अंडर में भी काम नहीं करना है। एक तरह से वो अपना बिजनेस है। आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो। इंडिया का लाइसेंस पे आप लोग 1 साल तक गाड़ी यहाँ पे चला सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको ये काम नहीं आता है फूड डिलीवरी का काम, आप लोग अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है तो आप लोग इलेक्ट्रिक साइकिल से या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर से जो 80 सीसी से कम के यहाँ पे होते हैं वो आप यहाँ पे चला सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन पे आप डिलीवरी का काम कर सकते हो। तो दूसरा काम है पोर्चुगल में वो फार्मिंग का काम है, और वेटर का काम आप लोग कर सकते हो। अभी समर आने वाला है मार्च में, तो समर में पोर्चुगल में काम बहुत ज़्यादा होता है खेती का, वेटर का, या फिर अगर आप अच्छे शेफ़ हो तो आप कुकिंग का काम कर सकते हो। अच्छे होटल में आप लोग काम खोज सकते हो। एजेंट को अगर आप लोग 10 लाख रुपए दे करके आते हो, उससे बेटर है कि आप यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए में आओ, और 1-1.5 लाख रुपए और लगेंगे। आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, आप खुद से सीखोगे हर चीज़ें। पिछले वीडियो में मैंने हर चीज़ बताया है, यहाँ पे फाइल लॉक से लेकर के आईडी कार्ड लेने तक का तरीका। कहीं पे आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अगर मेरे बताए हुए प्रोसेस को आप लोग फॉलो करते हो। तो आप यहाँ पे अपना काम करो, आप टैक्स पे करो, और आपको यहाँ का 1 से 1.5 साल में कार्ड मिल जाएगा। आज अगर आप लोग मिडिल ईस्ट में जाते हो, दुबई है या फिर सऊदी है या फिर कतर है, वहाँ पे भी आप लोग 1.5-2 साल पहले घर पे नहीं आ सकते, और आपका पासपोर्ट भी आपके ऑनर के पास या फिर आपकी कंपनी के पास आपका पासपोर्ट रहता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पासपोर्ट आपका आप ही के पास हमेशा रहेगा। यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है। लॉ तो खैर वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम आपका पासपोर्ट रखते हैं, कहीं डैमेज ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, ये सब फालतू की बातें हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट आपका अपने पास रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास पूरी फ्रीडम रहेगी। आप लोग यहाँ पे आओगे, आप लोग 15-20 दिन यहाँ पे हॉस्टल में रहोगे। आपको हॉस्टल में अलग अलग जगह के लोग मिलेंगे, ब्राज़ीलियन मिलेंगे, पोर्चुगीज़ मिलेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली। तो एक यहाँ पे आप लोग एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आप लोग जब मिलोगे लोगों से, तो आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सीखोगे। आप यहाँ पे काम भी आराम से खोज लोगे। सैलरी में फिर से बता देता हूँ, पोर्चुगल में अगर आप गाड़ी नहीं चलाते हो, उसके अलावा आप कोई भी काम करते हो, तो आपको 700-800 मैक्सिमम 900 यूरो तक मिलेगा। और इसमें से आप 300 यूरो अपना टैक्स वगैरह निकाल करके खर्चा मान लो, तो आपको बचेंगे 500 से 600 यूरो, यानी कि 40 से 45 हज़ार रुपये, जो मिडिल ईस्ट से काफ़ी बेहतर है। मिडिल ईस्ट में पूरी लाइफ में रहने पे भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इस कंट्री में आपको जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आने वाले टाइम में 5 साल के बाद आप लोग यूरोप के सिटीज़न भी बन जाओगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग आना चाहते हो यूक्रेन मेरे थ्रू, तो मैं आपको यूक्रेन बुला सकता हूँ। अभी मैं यूक्रेन में ही हूँ फ़िलहाल, और मैंने काफ़ी लोगों के यहाँ से वीज़ा भी लगवाए हैं। तो आप यहाँ पे आइए, अगर आप आना चाहते हो। मेरे को इंस्टा पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, आप लोग फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।